तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स क्या होता है ना। सो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं, द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम यानी डेल्टा एल वेक्टर इज एंगुलर इम्पल्स। ओके, चेंज इन एंगुलर, जैसे चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होता था, लीनियर इम्पल्स होता था, वैसे ही चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज एंगुलर इम्पल्स। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, हम जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू डीएल वेक्टर अपॉन डीटी वेक्टर। मैं डीएल को एक तरफ ले जाऊं तो ये बन गया डीएल वेक्टर इज इक्वल टू टॉर्क डीटी। मैंने दोनों साइड इंटीग्रेट किया तो ये बन गया डेल्टा एल वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी। जैसे लीनियर इंपल्स क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स वेक्टर dt होता था, वैसे ही ये भी टॉर्क dt होता है। ओके, अब यहाँ पे इसको हम एक और फॉर्मूला देखेंगे। टॉर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। राइट, टॉर्क को मैं लिख सकता हूँ आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, और मैं जानता हूँ लीनियर इंपल्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ dt। ध्यान से देखो, लीनियर इंपल्स क्या होता है, एफ dt। ओके, तो मैंने यहाँ क्या किया, टॉर्क को मैं लिख सकता हूं आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, और एफ dt को मैं क्या लिख सकता हूं, आई। एफ dt को क्या लिख सकता हूं, मैं आई लिख सकता हूं। बोलो, एफ dt को मैं क्या लिख सकता हूं, आई लिख सकता हूं। तो इसका मतलब ये आ गया आपका एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। ये तो हो गया आपका एंगुलर इंपल्स, और ये हो गया आपका एंगुलर इंपल्स का फॉर्मूला लीनियर इंपल्स के फॉर्मेट में। तो अभी तक देखो कौन कौन से मेन फॉर्मूले आप पढ़ चुके हो। ये एंगुलर इंपल्स का पढ़ा है, इसके अलावा आपने एंगुलर मोमेंटम का क्या पढ़ा था, सॉरी यहाँ पे मुझे ये हटाना है। हाँ, ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी है ना, तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी को मैंने, आर तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी को मैंने आई लिख दिया, तो ये डेल्टा एल वेक्टर बन गया आर वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर। ओके, तो अब तक इंपॉर्टेंट चीज हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम जब मैंने आपको सिखाया तो क्या लिखा था उसका, आर क्रॉस पी वेक्टर। जब हमने टॉर्क पढ़ा था सबसे पहले क्या लिखा था, आर क्रॉस एफ वेक्टर, इस तरीके से। तो यहाँ पे जब हमने एंगुलर इंपल्स पढ़ा तो उसको लिख रहे हैं आर वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर। राइट, ओके, तो ये थ्योरी है। अब इससे क्वेश्चंस कैसे करते हैं देखते हैं। तो मैंने क्या किया, एक रॉड ली, इस तरीके से एक रॉड है जो हिंज्ड है एक एक्सिस पर। मान लो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ी हुई है रॉड, इस एक्सिस के अबाउट हिंज है। हमने एक लीनियर इंपल्स दिया यहाँ पे। अब इंपल्स आई इंपल्स दिया, मास एम और लेंथ एल की रॉड है। इंपल्स कैसे देते हैं बताओ, इंपल्स देने के लाखों तरीके। कैसे भाई, जोर से घुसा मार दिया इसको तो क्या दे दिया हमने, इंपल्स दे दिया। हथौड़ा मार दिया, इंपल्स दे दिया। किक मार दी, इंपल्स दे दिया। राइट, जैसे रॉड पड़ी हुई है जमीन पे, ऐसे टेबल है, टेबल पर रॉड पड़ी हुई है, हमने खींच के इसमें लात मार दी। तो इंपल्स देने का मतलब क्या है, बेसिकली हमने उसको एक फोर्स, बहुत बड़ा फोर्स बहुत छोटे समय के लिए दे दिया, तो हमने उसको इंपल्स दे दिया। राइट, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड आफ्टर द इंपल्स। हमने इस रॉड को इंपल्स दे दिया आई। अब इंपल्स को जो होता है ना अपना लीनियर इंपल्स, उसको आई से भी डिनोट करते हैं और कई जगह जे से भी डिनोट करते हैं, तो चक्कर में मत पड़ जाना कि सर ने तो आई देना सिखाया था, इसने तो जे दे दिया, तो अब कैसे करेंगे सवाल। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक सिंबल है बस। तो आपको बताना है एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर द इंपल्स। एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर इंपल्स,
बता सकते हो? चलो करके दिखाता हूँ मैं। तो मान लो कि इम्पल्स लगने के बाद कुछ इस तरीके का हो गया डायग्राम। मतलब ये रॉड है और ये यहाँ पे हिंज है। जैसे इम्पल्स मिला इसके पास आ गया ओमेगा फाइनल, ये हमें फाइंड करना है। अब जैसा कि इसमें साफ साफ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन तो नहीं लगा सकते, बिकॉज अगर मैं हिंज के अबाउट टॉर्क लिखूंगा तो टॉर्क जीरो नहीं आएगा। इम्पल्स का मतलब ही क्या है कि हमने एक फोर्स लगाया है यहाँ पे। इम्पल्स कब आएगा? जब एक फोर्स लगाएंगे किसी समय के लिए, वही तो इम्पल्स है। इसका मतलब अगर मैं टॉर्क हिंज के अबाउट लिखूंगा तो यहाँ तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी टॉर्क की, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लग रहा है और ये एक्सटर्नल फोर्स है और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी नहीं कि मैं इंटरनल बोल के इसको काट दें। तो यहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। तो क्या नहीं कर सकते यहाँ पे हम? यहाँ पे एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल नहीं है, बिकॉज इम्पल्स है ना, एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? एंगुलर इम्पल्स की इक्वेशन लगाएंगे, जो कि हमने पढ़ा है डेल्टा एल वेक्टर बराबर एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। ठीक है। डेल्टा एल आप कैसे लिख लोगे? आप उसको लिख दोगे आर वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर। तो आर क्रॉस आई कैसे? अब देखो यहाँ पे मैंने बताया नहीं, क्योंकि ये अब आप जानते ही हो कि तीन फॉर्मूले बन जाएंगे यहाँ पे। आर क्रॉस आई है, एक तो आर क्रॉस आई ही है, दूसरा बन जाएगा आर आई परपेंडिकुलर, एक बन जाएगा आर परपेंडिकुलर इनटू आई। इसमें तो कोई नई बात नहीं है ना, हमेशा ऐसा होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? अब मैं यहाँ पे ये एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूँ हिंज के अबाउट मैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम एंगुलर इम्पल्स की इक्वेशन लगा रहा हूँ। तो डेल्टा एल वेक्टर कितना लिख लूंगा मैं? आर वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर। तो बेसिकली आर वेक्टर ये रहा, आई वेक्टर ये रहा, परपेंडिकुलर है तो ये तो आ जाएगा एल इंटू आई, एल इंटू आई परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ही तो है, ये आ गया इस तरीके से, राइट। अच्छा, इसके सेंस ऑफ रोटेशन कैसा आएगा इसका? इस तरीके से। तो मतलब मैंने यहाँ पे ये जो क्लॉकवाइज उसको पॉजिटिव ले लिया है। अब आपको लिखना है एल फाइनल, मतलब फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखना है हिंज के अबाउट। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? आई ओमेगा होता है। तो आई ओमेगा हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा फाइनल माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा? इनिशियली तो ये रेस्ट पे है, इसका ओमेगा जीरो है तो ये आ जाएगा जीरो। समझ में आई बात? मतलब ये क्या लिखा है बताया तो आपको, कौन से फॉर्मूले इसमें यूज किए गए हैं। यहाँ यूज किया गया है आर वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर इनटू आई ओमेगा फाइनल माइनस आई ओमेगा इनिशियल। हिंज के अबाउट मैंने लिखे हैं सर। तो यहाँ से आप ओमेगा फाइनल सीख गए, कितना आएगा? ओमेगा फाइनल निकाल लिया आपने, कितना आया ओमेगा फाइनल? 3li डिवाइडेड बाय एम एल स्क्वायर। एल से एल निपटा दो, ये एल और ये वाला एल, तो ये बन गया 3i/ml। समझ गए? इस तरीके से हम एंगुलर मोमेंटम एंगुलर इम्पल्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक इम्पल्स दिया जाएगा, आपको फिर एंगुलर मोमेंटम एंगुलर इम्पल्स की इक्वेशन लगानी है और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे क्या वैरायटी बन सकती है? बहुत वैरायटी। अब जैसे इनिशियली इसका ओमेगा जीरो दिया है, आप इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इसकी एंगुलर वेलोसिटी कुछ दे सकते हो, तो आपको यहाँ जीरो नहीं कुछ आई ओमेगा लिखना पड़ेगा, बस इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया अपना फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन के लिए हमने टॉर्क लिखना सीखा, अल्फा निकालना सीखा, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना सीखा, फिर उसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाना सीखा, राइट। उसके बाद हमने उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना सीखा, फिर एंगुलर मोमेंटम एंगुलर इंपल्स की इक्वेशन लिखना सीखी। ठीक, इस तरह से हमने कंप्लीट किया फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। और अब आएगा रोलिंग मोशन, यानी कि कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। समझ में आई आपको? कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, जिसे हम रोलिंग भी कहते हैं। इसमें देखो, अभी तक तो क्या हो रहा था, हमने दो चीजें पढ़ी हैं। कोई ऑब्जेक्ट सीधे v वेलोसिटी से चले फिसलते हुए ऐसे जा रहा है, दूसरे में हमने पढ़ा कि कोई चीज इसके बाद घूम रही है। अब हम पढ़ेंगे साइकिल का पहिया, उसमें वो आगे भी जाता है और घूमता भी है, ठीक है।
तो कंबाइन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, या इसको हम रोलिंग मोशन भी कहते हैं, रोलिंग। ठीक, इसमें बॉडी क्या होगी, ट्रांसलेशनल मोशन तो करेगी ही, साथ में वो घूमेगी भी। जैसे एग्जांपल, आप एग्जांपल तो रोज देखते हो, साइकिल चलाते हो, तो उसमें क्या होता है कि जो साइकिल का पहिया है वो आगे तो चलता है, तभी तो हम आगे जाते हैं, और घूमता है, राइट। जरूरी नहीं है पहिया ही घूमे, हो सकता है कोई रॉड हो। इस बार रॉड को अगर हमने हिंज नहीं किया और किसी चीज को यहाँ से टकराया, यहाँ पे हमने इसको इम्पल्स दिया, तो क्या होगा, जैसे यहाँ इम्पल्स दे दिया हमने, तो क्या होगा, ये वेलोसिटी भी आएगी v इसके पास आगे की तरफ, और इसके पास कुछ इसके अबाउट ऐसे ओमेगा भी आएगा, राइट। इस तरीके से तो जो भी ऑब्जेक्ट अगर चले और घूमे, तो उसमें हम कहेंगे कि ये तो ट्रोलिंग मोशन कर रहा है, इसमें तो कंबाइंड मोशन हो रहा है, राइट। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए, तो देखो ये ऑब्जेक्ट सीधे भी ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहे हैं और घूम भी रहे हैं, तो उनको तो देख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो उसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जाके बैठ जाएंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम पर, ऑब्जेक्ट का जो भी सेंटर ऑफ मास होगा उस पर हम जाके बैठ जाएंगे। तो सोचो, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, हम इसी फ्रेम पे चले गए, इसी फ्रेम पे चले गए, तो हम भी कितने से चल रहे हैं, v से चल रहे हैं बेसिकली। तो इसका मतलब हमें ये ऑब्जेक्ट चलता हुआ तो दिखना बंद हो जाएगा, भाई रिलेटिव देखेंगे ना, तो हमारी वेलोसिटी इतनी, इसकी वेलोसिटी कट जाएगी आपस में, तो हमें ये ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ रोटेशन मोशन करते हुए दिखेगा, राइट। तो हम सी फ्रेम में चले जाएंगे तो हमें ऑब्जेक्ट केवल रोटेशन मोशन करते हुए दिखेगा, फिर हमको जो निकालना है वो निकाल लेंगे, प्लस उसको सेंटर ऑफ मास को देख लेंगे, सेंटर ऑफ मास कितना आगे चला। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट है वो चल भी रहा है और घूम भी रहा है ना। अब मेरे को ये देखना है कि टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद क्या सिचुएशन रही, तो टी टाइम के बाद ये कुछ आगे भी चला जाएगा और ये कुछ घूम भी जाएगा, किसी कोई एंगल थीटा घूम जाएगा ये, राइट। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो यहाँ इसी की बात कर रहे हैं अपन, तो अभी ये टी बराबर 0 की कंडीशन है ना, और फिर ये टी बराबर, अभी देखो अभी ये लाइन यहाँ पे है, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ पर है, ये पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट ए, ठीक। अब क्या हुआ कि किसी टी बराबर टी पर, टी बराबर टी पर क्या होगा, टी बराबर टी पर ये होगा कि ये जो पॉइंट है, अरे भैया, बना नहीं पड़ेगा, बना ही लेता हूँ, इसकी वेलोसिटी v है और ये ओमेगा से घूम रहा था, तो बताओ किसी टाइम टी पर अब क्या होगा, ये आगे भी चल रहा है और घूम भी रहा है, तो आगे चलने की वजह से तो देखो ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया ना, आगे चलने की वजह से तो एक्स में इतना चल लिया है, लेकिन घूम भी रहा है, तो घूमने की वजह से क्या होगा कि जो पॉइंट ए यहाँ पे था, अब वो घूम के यहाँ पे कहीं आ गया होगा, यहाँ मान लेते हैं यहाँ कहीं आ गया होगा, समझ गए। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट थीटा घूम भी गया, दोनों चीजें हो गई ना। अगर हम इसका मोशन देखें तो बेसिकली ये आगे भी चला है एक्स, और ये घूमा भी है। अब देखे तो भाई कि कितना चल लिया, फिर बताइए ये ए कितना चले गया, ए पहले यहाँ था, अब ये यहाँ पहुंच चुका है। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास में बैठ जाएंगे तो हमें आगे चलने वाला मोशन तो दिखेगा ही नहीं, तो हम समझ जाएंगे कि वे ए पॉइंट कहाँ से कहाँ आ गया, ए पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, थीटा घूम चुका है ए पॉइंट, राइट। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ओमेगा इंटू टी, क्योंकि ये ओमेगा से घूम रहा है, और टी टाइम में थीटा कितना चलेगा, ओमेगा इंटू टी चलेगा। और फिर सेंटर ऑफ मास कितना आ गया, अगर हम इसको निकालना है अलग से तो हम देख लेंगे, एक्स आ गया, एक्स क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इंटू टाइम, ये वी है ये टी है। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट कितना घूम गया, ओमेगा टी घूम गया, और कितना आगे आ गया, वेलोसिटी इंटू टाइम आ गया। तो हमने कैसे देखा, ये तो आसान केस था, तो इसमें तो वैसे भी दिख रहा है, लेकिन हमने अच्छे से अगर ऑब्जर्व किया तो कैसे, पहले हम सेंटर ऑफ मास पे बैठे, ए का मोशन देख लिया, ए का मोशन हो गया थीटा घूम गया ओमेगा टी, फिर हमने बाहर से सेंटर ऑफ मास देख लिया कितना चला, तो कंबाइंडली हमने दोनों अच्छे से इसको पढ़ लिया, राइट। तो इस मोशन को हमें जब भी सॉल्व करना होगा,
तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? सुपर पोजिशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस with respect motion with respect to center of mass, motion with respect to center of mass। तो जब हम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशनल मोशन हो जाएगा। और जब मोशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये रोटेशनल मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो कंबाइंड मोशन क्या हो गया? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल का सुपरपोजिशन। पर ट्रांसलेशनल हम किसका देख रहे हैं? सेंटर ऑफ मास का। और रोटेशनल मोशन किसका देख रहे हैं? सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में उस बॉडी का। ठीक, जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, डिस्क है मान लो, मास एम रेडियस आर की डिस्क है, और ये v वेलोसिटी से चल रही है और ओमेगा से घूम रही है ना। तो अगर हमको किसी इसके इसमें कितने सारे पार्टिकल होंगे? कितने सारे? बहुत सारे पार्टिकल होंगे। यहाँ 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 कितने सारे पार्टिकल्स होंगे? ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे, राइट। हमें यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल देखनी है, तो कैसे देखें? हम यहाँ पे वही, पहले तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी प्लस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की वेलोसिटी, तो पार्टिकल की नेट वेलोसिटी आ जाएगी। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट का बताया ना कि पहले सेंटर ऑफ मास पे बैठ के हमने ए का डिस्प्लेसमेंट देख लिया, फिर सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट देख लिया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया ए का, राइट। वैसे ही यहाँ पे जब पार्टिकल पी की वेलोसिटी हम देखेंगे, नेट वेलोसिटी, तो कैसे देखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। देखो समझाता हूँ। जैसे मान लो आप कोई पॉइंट मान लो, यहाँ पे कोई भी पॉइंट पी, कौन सा पॉइंट लें? पी, ये वाला पॉइंट ले लो, पी, दिस इज द पॉइंट पी। इसकी वेलोसिटी की बात की जा रही है, तो इसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? देखो, तो ये हमें पी की वेलोसिटी निकालनी है, और पी मतलब ये पार्टिकल वी से चल भी रहा है और घूम भी रहा है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखना ध्यान से, है ना। तो पी के पास कौन कौन सी वेलोसिटी होगी? तो अगर हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देखें तो देखो, अगर पूरा की पूरा सिस्टम वी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो हम जानते हैं ना कि अगर कोई ट्रांसलेशन मोशन करता है तो उसमें हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम रहती है, तभी तो सब एक साथ आगे जा रहे हैं। तो पी के पास आगे की डायरेक्शन में वेलोसिटी वी तो रहेगी, थोड़ा छोटा कर देते हैं, प्लस और क्या रहेगा साथ में? भाई ये ओमेगा आर से घूम रहा है ना, तो इसका मतलब इस पी के पास इस डायरेक्शन में इस तरीके से ओमेगा आर रहेगा, राइट। मतलब अगर पी के पास आप वेलोसिटी देखोगे नेट, तो पी के पास वेलोसिटी कितनी आ गई? पी की अगर हमें नेट वेलोसिटी निकालनी, तो हम कैसे निकालेंगे कि भाई पी पॉइंट के पास आगे की डायरेक्शन में तो वेलोसिटी वी है, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा आर। इन दोनों का नेट हो जाएगा पी के पास नेट वेलोसिटी। तो बेसिकली हमने किया क्या? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। सेंटर के रेस्पेक्ट में देखा, तभी तो ये ओमेगा आ रहा है, राइट। सेंटर ऑफ मास के समझ गए? ऐसा हो रहा है मतलब। तो बेसिकली ये इसका और इसका सुपरपोजिशन हो गया, इसलिए बोला सुपरपोजिशन ऑफ दिस एंड दैट। ओके, चलो, तो एक पूरे का ही मैं कर देता हूँ। तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला पार्टिकल, ये वाला जो सेंटर ऑफ मास है वो वी वेलोसिटी से जा रहा है। इसका मतलब हर पॉइंट यहाँ पे वी वेलोसिटी से जा रहा है, कहीं भी हो वो पॉइंट, इस पूरी ऑब्जेक्ट पर हर पॉइंट वी से जा रहा है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं। प्लस चूंकि ये घूम रहा है ना, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, देखना अभी इसके अबाउट ये घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है, तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी आप कैसे लिखोगे? ये जानते हैं हम तो लिखना, ऐसे लिख देंगे ना, टेंजेंशियल होती है ओमेगा आर। यहाँ पे कितनी हो जाएगी? ऐसे ओमेगा आर। यहाँ कैसे हो जाएगी? ऐसे ओमेगा आर।
और केवल परिधि सरकमफेरेंस पे थोड़ी, कहीं पे भी अगर रैंडम पॉइंट हम यहाँ चूज कर लें कोई किसी डिस्टेंस r पर, तो यहाँ पे इसका ओमेगा रेस हो जाएगा, ओमेगा इंटू स्मॉल r। ठीक, तो जब इन दोनों को सुपर इम्पोज हम कर देते हैं, इन दोनों को सुपर इम्पोज हम जब कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, कंबाइंड रोलिंग मोशन हमें मिल जाएगा, राइट। तो अगर हमें अब रोलिंग मोशन के किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी बतानी है तो हम कैसे बता सकते हैं, जैसे डिस्क है ये, है ना, तो इसकी किसी भी पॉइंट की हमें वेलोसिटी बतानी है, जैसे चलो सबसे पहले ऊपर वाले पॉइंट की, यहाँ वाले पॉइंट के पास, तो एक वेलोसिटी, ये हमें पता है कि आगे v से जा रहा है और ये ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, तो इसके पास आगे की डायरेक्शन में एक वेलोसिटी v हो जाएगी, प्लस साथ में ओमेगा r भी हो जाएगी। भाई देखो यहाँ पे v तो थी ना, यहाँ पे v है, यहाँ ओमेगा आर है, कंपोज कर दो दोनों को साथ में तो v प्लस ओमेगा आर, राइट। ऐसे ही कोई रैंडम पॉइंट यहाँ का ले लो, यहाँ पे आगे की तरफ तो v है ही, और नीचे की तरफ इस तरह से ओमेगा आर आ जाएगी, तो नेट वेलोसिटी कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ऐसा। वैसे इस पॉइंट पे ले लो, आगे की साइड v तो है, पीछे की साइड ओमेगा आर है, देखो भाई आगे की साइड v तो आएगी और पीछे की साइड ओमेगा आर, दोनों को इम्पोज कर दो, सुपर इम्पोज कर दो इस तरीके से। समझ में आ गया। अगर आपसे अब किसी भी पॉइंट की कंबाइंड मोशन करते हुए किसी भी पॉइंट की अगर आपसे वेलोसिटी पूछी जाए तो क्या आप वेलोसिटी लिख सकते हो, बस सुपर इम्पोज करनी है। इस तरीके कर लोगे क्या, अच्छा वेक्टर में भी लिख लोगे ना, वेक्टर लिखना तो आसान है। जैसे चलो इसका वेक्टर फॉर्म में लिख के बताओ, इसका इसमें पॉइंट मान लेता हूँ मैं, पॉइंट ए पॉइंट बी, मतलब दो को ही बता दो, वेलोसिटी ऑफ ए क्या लिखोगे बताओ, वी आई कैप प्लस, सही लिखे मैंने, बी पॉइंट की वेलोसिटी लिखो, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, वी आई कैप माइनस ओमेगा आर जे कैप, है ना। चलो एक पॉइंट में दे रहा हूं आपको कि यहां से ऐसे थीटा एंगल पर कोई पॉइंट है, यहाँ इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या लिखोगे, इस पॉइंट को अपन सी मान लेते हैं, सी पॉइंट, सी नहीं इसको डी, डी पॉइंट मान लेते हैं, सी तो सेंटर को बोल देते हैं ना, डी पॉइंट, इसकी वेलोसिटी कैसे लिखोगे, तो वी वेलोसिटी तो आगे की तरफ होगी, और ओमेगा आर कैसे होगी, इस तरीके से, तो क्या कंपोनेंट करने पड़ेंगे यहाँ तो, अरे हाँ कंपोनेंट कर देते हैं फिर, तो बी के कंपोनेंट तो नहीं करने पड़ेंगे पर ओमेगा आर के करने पड़ेंगे, है ना। थीटा देख लेते हैं, तो अगर ये मैंने ये एंगल थीटा बोला है, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, समझ में आया, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा, ओके। कंपोनेंट कर दो तो ये आ गया वेलोसिटी ऑफ डी पॉइंट, हाँ भाई करें, तो एक्स में कंपोनेंट जाएगा इसका इधर, तो ये हो जाएगा v माइनस ओमेगा आर कॉस थीटा आई कैप प्लस ओमेगा आर साइन थीटा जे कैप। तो कैसे किया आपको समझ में आया ना, हमने पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देखी, फिर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देख ली, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आ गई ओमेगा आर, सेंटर ऑफ मास की भी, दोनों को कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया, तो ये आ गया कंबाइंड मोशन की वेलोसिटी। अच्छा गोल ऐसा नहीं डिस्क में कर सकते हैं, ऐसा ऐसा हम रॉड में भी कर सकते हैं, रॉड में भी ऐसा ही होगा, कैसे होगा देखो, जैसे मान लो ये रॉड है, इसका ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है v, और ये घूम रहा है ओमेगा से इस तरीके से, तो अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटीज आपको फाइंड करनी है, कैसे करोगे, जैसे ये मान लो ये हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, क्या, अच्छा लेंथ l है इसकी, रॉड की लेंथ l है, तो v तो हो जाएगी किसकी, सेंटर ऑफ मास की, प्लस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूंगा तो उसकी कितनी हो जाएगी, ओमेगा l/2, इस वाले पॉइंट की देखो आगे कितनी हो जाएगी v, और पीछे कितनी हो जाएगी ओमेगा l/2,
ये समझ में आया पीछे क्यों होगी, ऐसे घूम रहा है ना यार, तो टेंजेंशियल सर्किल कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। अगर हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो v का तो कोई मतलब ही नहीं है, फ्री ओमेगा ऐसे हो रहा है तो मतलब सर्किल ऐसे बनेगा, ऐसे, तो ऐसे 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 ऐसे, समझ गए। तो यहाँ की नेट वेलोसिटी कैसे लिख सकता हूँ, ये नेट ही तो है, पॉइंट ए मान लो इसका, तो ये यहाँ की नेट वेलोसिटी आ गई, राइट। मान लो पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी की वेलोसिटी आप कैसे लिख दोगे, v माइनस ओमेगा एल बाई टू। भाई आगे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के, पीछे को नेगेटिव मान के, नेट वेलोसिटी कितनी आ गई पॉइंट बी की, v माइनस ओमेगा एल बाई टू। ओके चलिए, तो ये हो गया रोलिंग मोशन। कौन सा मोशन हो गया, रोलिंग मोशन हो गया। रोलिंग का मतलब जिसमें घूमे भी और चले भी। बट रोलिंग में ही एक टर्म आता है प्योर रोलिंग। अब वो पढ़ते हैं कि प्योर रोलिंग क्या होता है। मतलब बेसिकली आप जो मोशन साइकिल का, मोटरसाइकिल का आप देखते हो ना सड़क पर, वो रोलिंग है, पर रोलिंग में भी कौन सी है, प्योर रोलिंग है। कई बार आपने देखा कोई बाइक कहीं किसी जगह पे फंस गई, मतलब कोई सरफेस बहुत ज्यादा चिकनी है, या फिर आपने, बाइक में तो उतना खास नहीं होता ऐसा, कभी कोई भारी गाड़ी रहती है, ट्रक वगैरह, ट्रॉली रहती है, वो किसी नाली में फंस जाती है, या किसी मिट्टी की नाली में फंस जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, कहीं होते हैं ना गाँव में मिट्टी की नालियां होती हैं, ट्रक उसमें से पास करने से फंस जाता है, फिर पहिया ही पहिया घूमता रहता है, या फिर पहिया घूमता है तो ट्रक थोड़ा सा आगे बढ़ता है, जितना आगे बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता है, होता है ऐसा। तो वो तो रेयर केस में, जनरल जो मोशन होता है हम सड़क पे देखते हैं, वो क्या करते हैं, पहिया घूमता है और गाड़ी आगे बढ़ती है, पहिया स्लिप नहीं होता है, राइट, पहिया घूमता है और आगे बढ़ती है। उस केस को अपन कहते हैं प्योर रोलिंग, या फिर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, तो ये समझ में आया रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब क्या है, कि जब जिस पॉइंट पर कांटेक्ट हो वहां पे कोई स्लिप ना हो, कोई स्लिपिंग ना हो, तो उसको हम कहेंगे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, और उसको हम कहेंगे प्योर रोलिंग। मोशन बिटवीन द कांटेक्ट पॉइंट्स, किस किस का कांटेक्ट पॉइंट, रोलिंग ऑब्जेक्ट जो है और सरफेस के बीच में जो भी कांटेक्ट पॉइंट है, वहां का रिलेटिव मोशन, अगर मतलब वहां पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, देयर इज नो रिलेटिव मोशन, राइट, मतलब वी रिलेटिव कितना आ जाए, क्या कह सकता हूँ इसका मतलब, ये कह सकता हूँ कि वी रिलेटिव शुड बी जीरो, मीन्स ए रिलेटिव शुड बी जीरो, ऐसा। अच्छा, वी रिलेटिव जीरो है, राइट, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं अपन, वेलोसिटी ऑफ दिस माइनस वेलोसिटी ऑफ दैट, राइट। मतलब दो पॉइंट आएंगे यहाँ पे, कौन कौन से, ए एंड बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जीरो होना चाहिए, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए शुड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, राइट। यहाँ पे ए बी क्या है, ए तो है मान लो पॉइंट ऑन द सरफेस, और बी है मान लो पॉइंट ऑन द रोलिंग बॉडी। एक तो रोलिंग बॉडी का पॉइंट है और एक सरफेस का पॉइंट है, उन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव वेलोसिटी है, वो सेम होनी, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी जीरो कब होगी, जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि कोई ऐसा है, ये कोई डिस्क है मान लो, रिंग है मान लो, स्फेयर है, कुछ भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये v वेलोसिटी से और ओमेगा से इस तरीके से जा रहा है, यहाँ जो सरफेस है, और हमें दे रखा है, मतलब हमें कंडीशन निकालनी है, हमें ऐसा बोल रखा है कि देर इज नो स्लिपिंग, यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो यहाँ पे पहले बताओ कांटेक्ट कहाँ हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग। ये आपको याद रखनी है, अभी सवालों में काम आएगी, कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग। कंडीशन फॉर नो स्लिपिंग बोल दो, या बोल दो इनको प्योर रोलिंग, कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, समझे।
चलिए अब यहाँ पे निकालते हैं अपन कि क्या क्या इक्वेशन बनेगी, है ना। तो देखो, तो यहाँ पे हम दो पॉइंट लेंगे। एक पॉइंट जहाँ पे कांटेक्ट है वहां पे एक पॉइंट तो लेना है सरफेस का और एक पॉइंट लेना है ऑब्जेक्ट का, रोलिंग ऑब्जेक्ट को। तो एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया। ये पॉइंट जो मैंने लिया है जस्ट मैंने मतलब एकदम सरफेस के पास में लिया, दिखाने के लिए थोड़ा ऊपर है बट वो एकदम सरफेस के पास ही है और ये सरफेस पर है। अब यहाँ पे दिख रहा है हमें तो ग्राउंड है, ग्राउंड की वेलोसिटी तो जीरो होगी, ग्राउंड थोड़ा ना चलेगा। लेकिन इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ होगी। और हम निकाल सीख चुके हैं इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। भाई सेंटर ऑफ मास की आगे है तो एक तो आगे होगी और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पीछे होगी, और पीछे कितनी होगी, ओमेगा आर होगी। इसकी रेडियस आर। समझ गए। मतलब इसको आप पॉइंट ए बोल दो, इसको आप पॉइंट बी बोल दो। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे स्लिपिंग ना हो, तो वेलोसिटी ऑफ ए शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी होनी चाहिए। अरे होनी चाहिए ना। वेलोसिटी ऑफ ए क्या बोल दोगे आप, v माइनस ओमेगा आर। वेलोसिटी v कितनी है, जीरो। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई, v बराबर ओमेगा आर होना चाहिए, अगर आप यहाँ चाहते हो कि देयर इज नो स्लिपिंग। तो ये इस केस के लिए कंडीशन आ गई है ना, जनरल कंडीशन नहीं है ये v बराबर ओमेगा आर। ये इस केस के लिए जब नीचे का सरफेस नहीं चल रहा है, जब नीचे का सरफेस नहीं चल रहा है उस वक्त यहाँ पे जो कंडीशन v बराबर ओमेगा आर आ गई। पर जनरल कंडीशन हम देखें तो ये होती है जनरल कंडीशन, ठीक है, प्योर स्लिपिंग की, प्योर रोलिंग की, सॉरी प्योर रोलिंग की। फिक्स्ड सरफेस के लिए, फिक्स सरफेस के लिए कंडीशन ये आ गई, फिक्स सरफेस अगर सरफेस नहीं चल रहा है तो ये रहेगी कंडीशन, राइट। तो चलो एक सवाल मूविंग सरफेस का भी कर लेते हैं कि क्या फर्क पड़ता है मूविंग सरफेस अगर हो जाता है तो मान लो कि ये है एक डिस्क और नीचे रखा है एक ऐसे प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म रखा है एक सरफेस पर। अब प्लेटफॉर्म तो मूव कर सकता है, ठीक है। हमें दे रखा है कि इसकी वेलोसिटी है v, ये आगे ये घूम रहा है ओमेगा से, और प्लेटफॉर्म भी चल रहा है किसी वेलोसिटी v1 से। अब यहाँ पे बताना है हमें प्योर रोलिंग की कंडीशन, प्योर रोलिंग की कंडीशन निकालनी है यहाँ पे। तो कैसे निकालें बताओ, सेम तरीका है। जहाँ कांटेक्ट है वहां दो पॉइंट ले लो, दोनों पॉइंट की वेलोसिटीज लिखो। इसकी वेलोसिटी तो आगे कितनी हो जाएगी v1, क्योंकि ये v1 से चल रहा है। इसकी वेलोसिटी किधर हो जाएगी, आगे हो जाएगी v, पीछे कितनी हो जाएगी ओमेगा आर। अरे हो जाएगी ना ओमेगा आर, किसमें डाउट है, अभी कराए ना कितने सारे। सेंटर ऑफ मास की आगे उससे v हो जाएगी और वो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ओमेगा आर हो जाएगी। तो चलिए इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को बी ले लेते हैं। तो क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ ए शुड इक्वल टू वेलोसिटी v। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, v माइनस ओमेगा आर। वेलोसिटी ऑफ v कितना होना चाहिए, v1। ये कंडीशन आ गई, देखा, बदल गई कंडीशन। वहां पे क्या आ रही थी, v बराबर ओमेगा आर, यहाँ तो नहीं आ रही v बराबर ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे सरफेस मूविंग है, राइट। तो ऐसा रहता है, मतलब सरफेस, अब इसको जनरल हम रट नहीं सकते। हाँ सरफेस अगर फिक्स है तो याद कर लो, सरफेस अगर चल रही है तो फिर आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलिए एक और सवाल करते हैं। मान लो ऊपर भी सरफेस है नीचे भी सरफेस, मतलब दो तरह से कांटेक्ट हो रहे हैं। डिस्क है जिसमें ऊपर भी एक प्लेटफॉर्म रखा है ऐसा, ठीक है, और ये एक सरफेस पे रखा है इस तरीके से। अब रिलेशन निकालना है। तो अब क्या क्या दे रखा है कि इसकी वेलोसिटी दे रखी है कुछ, मान लो 5v वेलोसिटी दे रखी है इसकी, और इसकी वेलोसिटी दे रखी है कुछ, इसकी वेलोसिटी मान लो 3v दे रखी है ना। अब यहाँ पे दोनों ही कांटेक्ट पर देयर इज नो स्लिपिंग, ऐसे बोल रहा है नो स्लिपिंग। जितने भी कांटेक्ट हैं कहीं पे भी नो स्लिपिंग है, कोई स्लिपिंग नहीं है। तो आपको क्या बतानी है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ ये डिस्क बतानी है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी बतानी है कि डिस्क की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, जब ऊपर वाली सरफेस की वेलोसिटी 5 भी है, नीचे वाली की 3 भी है। करिए।
करने का तरीका एकदम सेम है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ओके, तो नो स्लिपिंग है, मतलब किसी भी कांटेक्ट पर स्लिपिंग नहीं है। तो सब यहाँ पे कांटेक्ट कितने हैं? एक कांटेक्ट तो यहाँ है और एक कांटेक्ट ऊपर है, ऐसा। तो सभी की वेलोसिटी लिख देते हैं। तो इसकी वेलोसिटी आगे कितनी हो जाएगी? 3v, राइट। इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? आगे कितनी हो जाएगी? v1, और पीछे क्या हो जाएगी? ओमेगा आर, रेडियस आर लेनी है ना। ओके, तो अब यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं। तो इसको ए बोल देते हैं, इसको वी बोल देते हैं। हम जानते हैं अगर स्लिपिंग नहीं है तो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है? v1 माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू 3v। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब दूसरे कांटेक्ट पे चलते हैं। तो दूसरे कांटेक्ट की वेलोसिटी लिखते हैं। इसकी वेलोसिटी आगे कितनी है? 5b। ओके, इस वाले कांटेक्ट की कितनी है? आगे की तरफ है v1, और ओमेगा आर भी आगे की तरफ ही है, क्योंकि ऐसे ऐसे घूम रहा है ना। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो v1 आगे की तरफ ही है, और अगर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में लेकर ऐसे घूम रहा है तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी ओमेगा इस तरफ। तो यहाँ पे हमने अगर इसको, चलो इसको भी मान लेते हैं, ए भी मान लो, पी क्यू मान लो, जो मन करे मान लो। कुल मिला के करना क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी। कितना है? 5v इज इक्वल टू v1 प्लस ओमेगा आर। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। क्या करें? दोनों इक्वेशंस को सम कर दें। 1 + 2, तो यहां से 3v प्लस 5v तो कितना हो गया? 8v। v1 प्लस v1 कितना हो गया? 2v1, और ओमेगा आर से ओमेगा आर कट गया। तो v1 कितना आ गया? v1 आ गया 4v, राइट। और ओमेगा कितना आ गया? तो v1 की वैल्यू डाल दो यहाँ पे। तो 4v तरह के v हो गया, तो v/r हो गया। इस तरीके से ये हो गया आंसर। समझ गए? तो ये वेलोसिटी की चर्चा हो गई। वेलोसिटी कैसे कंबाइंड की क्या होगी, और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, और सेंटर ऑफ मास की, और उसकी नो स्लिपिंग की कंडीशन क्या होगी। अब ये सब बातें हम पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन के लिए। तो जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, और ये इस तरीके से एक्सेलरेशन, और इसका ये हो गया अल्फा, मतलब रोलिंग कर रहा है ना, तो आगे इसका एक्सेलरेशन ए है और ये अल्फा है, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। अब इसमें प्रोफाइलिंग कैसे होती है, कैसे एक्सेलरेशन क्या होता है, मैं बताता हूँ। तो ये भी किसका कॉम्बिनेशन होगा? एक ट्रांसलेशन का प्लस रोटेशनल का। जो तो ट्रांसलेशन की हम बात करेंगे तो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होता है वहां पे? ए। जो भी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है, हर पॉइंट का एक्सेलरेशन वही तो होगा, हर पॉइंट का। ठीक, प्लस ये तो क्या? ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल। अब अगर हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हमें रोटेशनल ही मिलेगा, दिखेगा। ठीक है, तो रोटेशनल, अब रोटेशनल में अल्फा है ना। तो अल्फा है तो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना आ गया? इस तरीके से अल्फा आर, अल्फा आर। ठीक है, अब इसके पास अगर एक्सेलरेशन है, अल्फा है, तो ऑब्वियसली कुछ तो थोड़ा बहुत ओमेगा तो होगा ही, है ना। ओमेगा भी होगा, अरे होगा ना। तो ओमेगा है तो यहाँ पे इसका मतलब एक एक्सेलरेशन और होगा। कौन सा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इस तरफ। मतलब यहाँ पे तीन तीन एक्सेलरेशन होते हैं। समझ गए?
तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें इस तरीके से मिलेगा। रोटेशनल मोशन के लिए हर पॉइंट का एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए है, अल्फा है, और ये ओमेगा से घूम रहा है। तो किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना है तो तीन एक्सेलरेशन आपको लेने पड़ेंगे। एक तो आपको लेना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन प्लस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में टेंजेंशियल एंड रेडियल। इस तरीके से जैसे इस पॉइंट की बात कर लेते हैं तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ए तो आगे रहेगा, ठीक, एक ये आ जाएगा टेंजेंशियल और ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। समझ गए क्या? हो जाएगा ऐसा, हर तरफ हो जाएगा, राइट। अब अगर हमें प्योर रोलिंग करवानी है तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट वही है। अगर आप चाहते हो कि प्योर रोलिंग हो, ये तो हो गया रोलिंग के लिए। अगर आप चाहते हो कि प्योर रोलिंग हो तो प्योर रोलिंग में ए रिलेटिव कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ बी बराबर होना चाहिए। नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन बी 0 होना चाहिए, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन वही कर लेते हैं, फिक्स सरफेस के लिए क्या कंडीशन आएगी। जैसे किसी का एक्सेलरेशन ए है और अल्फा अल्फा है और ये सरफेस है, ये कैसी सरफेस है? फिक्स्ड सरफेस है। तो ये क्या रिलेशन आ जाएगा बताओ? क्या लिखोगे आप? ए आगे लिखोगे, अल्फा आर पीछे लिखोगे, इसका एक्सेलरेशन तो 0 लिखोगे। आप बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा? ए बराबर अल्फा आर। तो फिक्स सरफेस के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी प्योर रोलिंग की? ए बराबर अल्फा आर। वेलोसिटी की कंडीशन क्या रहती है? वी बराबर ओमेगा आर। ये वी और ए क्या है? सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सीख गए? कर लोगे? कभी भी जब आपसे बोलूंगा कि चलो प्योर रोलिंग कंडीशन बताओ इस केस में, तो आप कर लोगे क्या? हो जाना चाहिए, राइट। ओके, आगे चलते हैं। पॉइंट ए बी सी डी कहाँ पे देखो? ये मान लो ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, करिए। बोल रहा है प्योर रोलिंग है तो ए बी सी डी की वेलोसिटी फाइंड करो। तो सबसे पहले हम प्योर रोलिंग की कंडीशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ तो पता है ना हमें कि अगर सरफेस है तो वी आगे, ओमेगा आर पीछे, तो वी बराबर कितना आ गया? ओमेगा आर आ गया। ठीक है, अब चलो ए से निकालना स्टार्ट करते हैं। तो ए के पास वेलोसिटी हो जाएगी वी, तो हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की, और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आ जाएगी ओमेगा आर। ओमेगा आर की वैल्यू वी है तो ये आ गया 2v। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वी इस तरीके से और ओमेगा आर इस तरीके से। ओमेगा आर कितनी है? वी। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? √2v। यहाँ का रिजल्टेंट आ गया 2v, यहाँ का रिजल्ट आ गया √2v, यहाँ का तो 0 ही आ गया। और यहाँ पे v ओमेगा आर तो इस तरीके से √2v। समझ गए? ये एक आंसर था बस। तो सबसे पहले ये निकाल लेते कि इसका एक रिवॉल्यूशन कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा, एक चक्कर कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास का आउट देखो, ये ओमेगा से घूम रहा है, तो इसको अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? 2π/ओमेगा, राइट। और प्योर रोल कर रहा है तो इसलिए एक चीज तो हमें पता लग गई, क्या? v बराबर ओमेगा आर।
तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना चल जाएगा इतने टाइम में, तो x सेंटर ऑफ मास बराबर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टाइम। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है v, टाइम कितना है 2 पाई बाई ओमेगा, और v बराबर ओमेगा आर है तो ओमेगा v अपॉन आर हो गया, v से v कट गया, तो x सेंटर ऑफ मास कितना आ गया आंसर। समझ गए। एक आदमी खींच रहा है रस्सी कांस्टेंट स्पीड v से, तो बताना है कि जब उसका एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा तो कितनी रस्सी वो खींच चुका होगा, प्योर रोलिंग अज्यूम करते हुए। इसकी रेडियस आर मान लेते हैं। चलो कैसे करें बताओ। तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इससे, ये जो भी है डिस्क है ये, है ना। तो इसकी वेलोसिटी हम v मान लेते हैं और इसका घूमना ओमेगा मान लेते हैं, और चूंकि नीचे सरफेस है और प्योर रोलिंग है तो v बराबर ओमेगा आर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे इस रस्सी की वेलोसिटी क्या होगी। वे रस्सी की वेलोसिटी वही होगी जो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, v प्लस ओमेगा आर, यानी कि इसकी वेलोसिटी होगी 2v। समझ में आई बात। अब मतलब समझना है इसका, तो सबसे पहले टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इसका, 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा तो है v अपॉन आर, तो इसको लिख देता हूँ 2 पाई आर अपॉन v। ये हो गया टाइम पीरियड, मतलब इसको एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में समय लगेगा इतना। तब तक ये रस्सी कितनी खींच चुका होगा, तो उसका आंसर है कि भाई रस्सी की वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है 2 पाई आर अपॉन v, तो लेंथ कितनी खींच चुका है भाई। आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे वेलोसिटी दुगनी होगी। अगर ये v वेलोसिटी से चल रहा है ये, तो रस्सी जो इससे निकल रही होगी वो 2 टाइम्स वेलोसिटी। ये सिखाना चाहते हैं हम यहाँ पे। सीख गए। तो ये पूछा है कि जब इसका एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ऐसे घूम के ये यहाँ पहुंच, मान लो ये यहाँ पहुंच गया, एक चक्कर कंप्लीट हो गया, तो पी वापस से यहाँ आ गया, तो पी ट्रेवल की गई डिस्टेंस, तो सोचो पी ने कैसे ट्रेवल डिस्टेंस की होगी। यहाँ से चला होगा ये इस तरीके से, और ऐसे होके और यूं आया होगा, राइट। पी, केवल पी को आप अगर ध्यान से देखोगे तो पी का मोशन कुछ इस तरीके से रहा होगा, पी का पाथ कुछ इस तरीके से रहा होगा। फिर सोचो पी यहाँ पे है, एक चक्कर कंप्लीट हो गया तो वापस से पी यहाँ आ गया, ठीक। अब ये आगे से लुढ़कते हुए चल रहा है, तो जैसे लुढ़केगा तो पी ऊपर जा रहा होगा ना बेसिकली, तो पी मतलब ऐसे ऊपर जा रहा होगा, तो इसकी डिस्टेंस आपको निकालनी है। चलिए, तो इस तरीके से हमने, ये क्वेश्चन आप कर लेना, ये हो जाएगा आसान है, तब कोई ज्यादा टफ नहीं। चलिए, इस तरीके से हमने कंप्लीट किया क्या, रोटेशनल, रोटेशनल नहीं रोलिंग पढ़ रहे थे अपन, कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन की काइनेमेटिक्स कंप्लीट किया, कि वेलोसिटी कैसे होती है ना, कैसे हम सुपर इम्पोज करते हैं, वो एक चक्कर घूमेगा तो कितना चल जाएगा, कितना एंगल घूम जाएगा, ये सब बातें हमने कर ली। बेसिकली काइनेमेटिक्स हमने इसकी पढ़ ली। प्योर प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होगी वो भी देख ली। अब हम इसकी डायनेमिक्स डिस्कस करते हैं। डायनेमिक्स मतलब कि कोई डिस्क है, उस पर हमने फोर्स लगा दिया, वो प्योर रोल कर रहा है, तो बताओ उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, इस तरह की बातें करते हैं। ठीक, तो अब पढ़ेंगे हम डायनेमिक्स ऑफ सीटीआरएम। कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक, तो इसकी कुछ स्टेप्स हैं, तो देख लो।
So there are 3 steps to solve these problems. First, draw the FBD of the body and also mark the suitable direction of alpha. मतलब कुल मिला के FBD बना ली है, एक्सेलरेशन और अल्फा की डायरेक्शन आपको दिखा देनी कि भाई ऐसे से घूम सकते हैं। FBD में आपको जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन भी आपको खुद से लगाना पड़ेगा, राइट? ओके, फिर आप उसमें एफ नेट बराबर एम ए लिख दोगे, क्योंकि उसमें ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, तो एफ नेट बराबर एम ए लिख दोगे। फिर दूसरा आप टॉर्क की इक्वेशन लिख दोगे। अब किसके अबाउट लिखोगे टॉर्क की इक्वेशन? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। क्या लिखोगे? टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। और फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप है इसमें आपको प्योर रोलिंग की इक्वेशन लिखनी होगी, राइट? ये 4 स्टेप आपने अगर अच्छे से फॉलो की तो आप इसके डायनेमिक्स के क्वेश्चन बड़े आसानी से कर पाओगे। ओके, अब देखो इसमें ध्यान रखना कि आप जो इक्वेशन लिखो हमेशा टॉर्क के अबाउट ही लिखना। उसका कारण मैं समझाया, तो मैंने यहाँ लिखा ना, यूज इक्वेशन ऑफ टॉर्क अबाउट द सेंटर। आप बोलोगे टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही क्यों? तो उसका कारण है बेसिकली सूडो फोर्स। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, उसके पास एक्सेलरेशन होगा, है ना, है ना, एक्सेलरेशन होगा उसके पास, राइट? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर आपने इस सिस्टम को, जैसे इसके अबाउट देख रहे हो आप, मतलब यहाँ पे आप बैठ गए, इसके अबाउट आप देख रहे हो, सोचना ध्यान से, तो इस पॉइंट का सेंटर, इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन होगा, बिल्कुल ACOM होगा इसका भी। या फिर कुछ A1 मान लेते हैं भाई, इसका कितना होगा? ACOM प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो भी होगा अल्फा, वो मिला जुला के A1 एक्सेलरेशन इसका होगा, ठीक। तो अगर आप मान लो इसके अबाउट क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इसके अबाउट लिखते हो आप अगर टॉर्क, इसके अबाउट, ये ऊपर जो मैंने आदमी बैठाया है, तो देखो आप क्या यहाँ पे उसमें हो, क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो? का यस, हम यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम में है ना, बिकॉज इसका एक्सेलरेशन है, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन है, तो हम यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में है तो हमें एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा और उसका टॉर्क भी लिखना पड़ेगा, राइट? लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से करते हैं, मतलब सेंटर ऑफ मास के आउट अगर टॉर्क लिखते हैं, सेंटर मास का फ्रेम नहीं बोल रहा हूँ मैं, अगर हम टॉर्क सेंटर ऑफ मास के आउट लिखते हैं, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन है सभी का, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी इसका A1 है, यहाँ पे इसका A2, मतलब हर पॉइंट का एक्सेलरेशन। लेकिन हम इस बार कहाँ, किसके अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं? हम टॉर्क लिख रहे हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट, मतलब हम यहीं इसके अबाउट इस बॉडी को देख रहे हैं। तो बोलोगे सर यहाँ पे भी आएगा टॉर्क, तो ये तो अभी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसके पास अभी भी एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास को, तो ठीक है। लेकिन जो टॉर्क होगा वो टॉर्क भी तो सेंटर ऑफ मास ही पास करेगा ना। तो उसका फायदा क्या होगा अगर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिख रहे हैं कि यहाँ पे भी सूडो लग रहा है, लेकिन उसका टॉर्क कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट? क्योंकि वो हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं और सूडो लग रहा है, तो उसका टॉर्क हो गया 0। इसलिए हम यहाँ पे इक्वेशन जो टॉर्क की लिखेंगे वो किसके अबाउट लिखेंगे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे, ताकि हमें सूडो का टॉर्क ना लिखना पड़े, राइट? समझ गए? तो मतलब कुल मिला के आपको 4 स्टेप ध्यान रखनी है बस, और कुछ नहीं। हो जाएंगे सारे सवाल। करते हैं फिर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एक आपको सॉलिड सिलेंडर दिया है, उस पर ऐसे फोर्स लग रहा है, आपको सारी चीजें पूछनी है, एक्सेलरेशन ये। अब देखो यहाँ पे रफ तो है ये सरफेस, लेकिन क्या लिखा हुआ है? एनफ रफ दिया हुआ। एनफ रफ का मतलब ये होता है कि मैं ये कहना चाह रहा है कि सरफेस इतनी रफ है, इतनी सफिशियंट रफ है कि दिस सिस्टम विल डू प्योर रोलिंग। मतलब ये सिस्टम प्योर रोल करेगा, इतनी रफ है। अगर सरफेस अगर स्मूथ होती या सफिशियंट रफ नहीं होती तो क्या होता है? जैसी फोर्स लगता, ये ऐसे फोर्स लग रहा है, ये फिसलना स्टार्ट कर देती है ऑब्जेक्ट, है ना। लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं, इतना रफ है कि ये प्योर रोल करेगा। तो या तो ये ऐसे बोल देगा कि अलग से कि दिस इज प्योर रोल, है ना, प्योर रोलिंग हो रही है, या फिर ऐसे लिख देगा एनफ रफ। दोनों का मतलब यही है कि आपको प्योर रोलिंग की कंडीशन लिखनी है। चलिए सॉल्व करिए। तो एक मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्या थी? ड्रॉ द एफबीडी। तो एफबीडी बना लो फटाक से। हाँ भाई, एफबीडी बना लो। तो
चलो ये सेंटर मान लेते हैं, ये सेंटर ही है इसका, तो ये हो गया इसका एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास और ये हो गया इसका अल्फा। ठीक है, ये मार्क कर लिया। फोर्स एफ लग ही रहा है, फोर्स एफ लग ही रहा है ऐसा, राइट। और फ्रिक्शन भी है, तो फ्रिक्शन भी लगाना पड़ेगा। अब फ्रिक्शन किधर लगा है? फ्रिक्शन इधर भी लग सकता है और फ्रिक्शन इधर भी लग सकता है। तो एक तरीका तो ये कि हम किधर भी फ्रिक्शन लगा देते हैं जिधर मन करे, राइट। और लास्ट में हम देख लेंगे कि वो किधर लगेगा, लास्ट में अपने आप वैल्यू निकल जाएगी। हाँ बिल्कुल, mg भी लगेगा, लगा रहा हूँ, सारे लगा रहा हूँ। तो फ्रिक्शन किधर लगाएं बताओ? वैसे करता हूँ मैं, फ्रिक्शन इधर लगा देता हूँ। अच्छा, ये वाला फ्रिक्शन कौन सा होगा? ये वाला फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन होगा या स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, बताइए। ये वाला फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, बिकॉज यहाँ भी तो बताया था प्योर रोल कर रहा है। प्योर रोल का मतलब देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन देम। अब स्लिपिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्लिपिंग होती तो मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन है। चलिए, तो इसकी इक्वेशन वगैरह लिखना हम अगली क्लास में सीखेंगे, ठीक है। और सोचना इसके बारे में, आज जितना पढ़ाया पूरा रिवाइज करना, फिर अगली क्लास में से हम सॉल्व करते हैं और इसके खूब सारे सवाल करते हैं, राइट।